एक होती फोर्स्ड और पंप कूलिंग। एयर कूलिंग में क्या होगा, अभी हम एक फैन लगाएंगे, फैन फैन क्या करेगा, हवा को कंप्रेस करके हाई प्रेशर के साथ जो रेडिएटर पे डालेगा, तो हमारी कूलिंग उस हिसाब से होगी। दूसरी होती है पंप कूलिंग। पंप कूलिंग में क्या है, जो वाटर को हमने रेडिएटर तक पहुंचाने के लिए वहां पे पंप यूज करते हैं, ताकि उसको वो स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ वो रोटेट होता रहे वहाँ पे रेडिएटर में। तो उसकी इससे क्या होगा, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी जो कूलिंग है वो जल्दी हो जाएगी। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन दिस सिस्टम ए पंप इज यूज टू कॉज पॉजिटिव सर्कुलेशन और वाटर इन द वाटर जैकेट। यूजली द पंप इज वेल ड्रिवन फ्रॉम द इंजन। तो इससे क्या है, जो हमारा जो जहाँ पे सिलेंडर है, जहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। तो हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने एक वहाँ पे वाटर जैकेट लगा दी। वाटर जैकेट में क्या है, भी हमारा जो वाटर है वो उसमें रोटेट करता है। रोटेट कैसे करेगा, जो हमारा जो आगे रेडिएटर है, रेडिएटर में जो पानी का फ्लो होगा, जो वाटर का फ्लो होगा, उसके लिए हमने पंप लगाया हुआ है। पंप है जो पंप इंजन के साथ रोटेट करता है। जिस स्पीड से हमारा इंजन रोटेट करेगा, उसी स्पीड से हमारा पंप है वहाँ पे जो रोटेट करेगा, उसी हिसाब से उसकी आगे कूलिंग होगी। तो नेक्स्ट है हमारा मेरिट। इसके एडवांटेज क्या होते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ फोर्स्ड कूलिंग इज दैट कूलिंग इज इंश्योर्ड अंडर ऑल कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले ये एयर एयर कूलिंग के बारे में जो डायग्राम दी हुई है हमें, तो इसमें क्या है, भी हमने एक फैन लगा दिया। सबसे पहले सबसे आगे रेडिएटर होगा, उसके आगे फैन होगा, उसके आगे जो जिसके साथ हमने फैन को अटैच किया है, जो हमारी वहाँ पे शाफ्ट होगी जिस पे हमने फैन लगाया। तो फैन क्या करेगा, फैन हम एयर वहाँ से हाई प्रेशर के साथ रेडिएटर पे फेंकेगा, तो उससे क्या होगा, नेचुरली हमारी कूलिंग है जो ज़्यादा हो जाएगी। आपने देखा होगा गाड़ियों में, गाड़ियों का जो रेडिएटर लगा होता है उसके पीछे एक फैन लगा होता है। फैन का मेन पर्पज यही होता है भी जो हाई प्रेशर के साथ एयर को वहाँ पे यूज कर सके। तो इसके डीमेरिट क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। द कूलिंग इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट अंडर कंटेन सर्कमस्टेंस एंड एनर्जी में गेट ओवर। तो इससे क्या होगा, डीमेरिट क्या है, सबसे पहले अब कूलिंग की कब जरूरत पड़ेगी हमें, जब हमारा इंजन गर्म होगा। लेकिन इसका क्या है, जब फैन लगा हुआ है तो वो तो जब इंजन स्टार्ट हो गया उसी टाइम से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, भी हमारे पास बहुत बार, जैसे अब सर्दियों का मौसम था, ठंड थी, तो ठंड में क्या है, भी वो ओवर कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। तो इसका मेन डिसएडवांटेज, जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही होता है, भी ये ओवर कूलेड कर देता है हमारे इंजन को, रेडिएटर को। द कूलिंग रिक्वायरमेंट विल मूविंग uphill is increased because more fuel is burned. The coolant circulation, however, the reduced will may be led to overheating of the engine. सेकंड क्या है, भी ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में हमारा इंजन ज़्यादा गर्म होगा, तो वहाँ पे हमें इसकी नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब ठंड का मौसम है तो हमारा इंजन पहले ही वो तो ठंडा है, तो उसे गर्म करने के लिए हम हीटर वगैरह उसमें यूज़ किया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी वो सर्दियों में भी हमारा उसी हिसाब से रोटेट करता रहेगा। इससे क्या होगा, जो कूलेंट हमने वहाँ पे यूज़ किया है तो उसकी वो उसकी वेस्टेज होगी। वेस्टेज होकर अगर हमारा ऑटोमेटिकली जो इंजन की परफॉर्मेंस, जो टेम्परेचर वहाँ पे अंदर होना है उसका, जिससे उसकी परफॉर्मेंस आगे वो बढ़ेगा, जैसे बर्न होगा हमारा फ्यूल, तो उस पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट होता है द कूलिंग cases when the engine stop. This is undesirable since cooling must continue till the temperature are reduced into normal value. तो थर्ड क्या है, भी जब हमारे पास हमने इंजन को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो हमारी कूलिंग है जो जो फैन है वो उसी टाइम चलना बंद हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है। उसके आगे होता है हमारे पास थर्मोसाइफन। ये हो गया था। तो आगे है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ थर्मोसाइफन एंड फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम। फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम और थर्मोसाइफन सिस्टम। फर्स्ट क्या है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर वाई द सेंट्रीफ्यूगल पंप बैलेट ड्रिवन फ्रॉम द इंजन। तो जो हमारा वहाँ पे वाटर जो रोटेट करता है इंजन में, तो वहाँ पे क्या है, हमने एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया होता है, जिससे क्या है, हमें हमारे वाटर का जो स्पीड है वो, या प्रेशर है उसका, वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन थर्मोसाइकिल में क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर बाय द नेचुरल कन्वेक्शन
नो पंप इज यूज्ड। तो इसमें क्या है, नेचुरल हमारा जो वाटर फ्लो करता है उसमें एक्स्ट्रा कोई पंप वगैरह यूज नहीं करते हम। सेकंड होती है कूलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर व्हाट द डिपेंड्स अपॉन द इंजन स्पीड। तो कूलिंग जो डिपेंड करेगी वो इंजन की स्पीड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारा जो इंजन है उसी जो फैन है हमारा, जो वाटर पंप है उसी हिसाब से आगे रोटेट करेगा जिस हिसाब से हमारा इंजन की स्पीड होगी। कूलिंग डिपेंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंजन स्पीड। तो सेकंड इसमें क्या होता है, अभी जो थर्मोसाइक्लिक सिस्टम होता है इसमें जो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है उस हिसाब से इसकी कूलिंग होगी। इस पर कोई इंजन स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्क्रीन आपको नजर आ रही है इसकी जो जैसे जो नॉर्मल एग्जांपल है, मैं आपको बाइक का हमने इंजन मैंने आपको दिया था अभी, उसमें जो फैन लगी होती हैं वो तो नेचुरल हमारी एयर जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारी जो कूलिंग होती रहेगी। थर्ड क्या है, रेट ऑफ सर्कुलेशन इज फास्ट। जो सर्कुलेशन है उसकी, जो हमारा जो रेडिएटर में वाटर जो यहाँ पे रोटेट करेगा उसकी जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड तेज होती है। रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो एंड इनसफिशिएंट। तो लेकिन जो दूसरा सिस्टम है इसमें जो कूलिंग सिस्टम कूलिंग है बहुत स्लो होती है, तो इनसफिशिएंट होती है, वो धीरे धीरे हमारा इंजन इसमें ठंडा होता है। द सर्कुलेटिंग वाटर पंप नीड मेंटेनेंस। लेकिन जब हमारा पंप चलेगा तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी मेंटेनेंस की, तो हमें उसकी पंप की मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है। सिंपल ऑटोमेटिक एंड नो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। लेकिन दूसरे में क्या है, सिंपल सिस्टम होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के एयर के साथ उसकी कूलिंग होनी है। और सेकंड क्या है, उसकी मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिफ्थ इज कूलिंग इज इंश्योर्ड अंडर ऑल कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। जो कूलिंग है वो हर एक कंडीशन में होगी, चाहे वो हमारा ठंड का मौसम है चाहे वो गर्मियों का मौसम है, कूलिंग उसी हिसाब से चलती रहेगी। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर स्टार्ट ओनली आफ्टर द इंजन हैज़ बिकम हॉट इन ओ टू द कॉज थर्मोफेन एक्शन। लेकिन इसमें क्या है भी, हमें जब कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसी 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 टाइम हमारा वो जो वाटर है वहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करता है। सिक्स है रेडिएटर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इंजन नॉट restricted can be placed anywhere। जो रेडिएटर है पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ इंजन नॉट रिस्ट्रिक्टेड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। रेडिएटर है जो हमारा लगा हुआ है, तो रेडिएटर क्या क्या है भी, नॉर्मली जो हमने गाड़ियों में देखा है तो सबसे आगे रेडिएटर ही लगा होता है, ताकि वो एयर के साथ भी ठंडा होता जाए, क्योंकि एयर का टच होगा उसके उसके हिसाब से भी ठंडा होगा। दूसरा उसमें हमने वाटर यूज़ किया है, वाटर भी उसको ठंडा करेगा। लेकिन दूसरे में क्या है, द सिस्टम रिक्वायर दैट द रेडिएटर बी प्लेस्ड अबव द इंजन फॉर ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द इंजन। लेकिन दूसरे में क्या है भी, हमारा जो रेडिएटर होता है वो उसकी प्लेस फिक्स होती है जो इंजन के ऊपर हम लगाते हैं। ग्रेव जो हमारा थर्मोसाइकिल सिस्टम होता है, इट इज़ कॉस्टली। जो फोर्स सिस्टम है कॉस्टली होता है, इट इज़ चीपर। दूसरा सिस्टम हमारा बहुत सस्ता होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड। नॉर्मली हमारा जो फोर्स सिस्टम यूज़ होता है, लेकिन जो थर्मोसाइकिल सिस्टम है ये बहुत कम उनमें हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए तो सर। रिपीट क्या करूँ, एक फोर्स्ड होता है जो जहाँ पे पंप लगा होता है उसके हमने दोनों को कंपैरिजन किया है भी, जिसमें पंप लगा होगा अगर दूसरे में नहीं लगा होगा तो दूसरे दोनों के क्या कंपैरिजन होंगे। एक तो इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, एक इसकी जब जैसे जब हमारा इंजन स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होने के बाद उसी टाइम हमारी कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमें सर्दियों में तो उस इंजन को कूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो हमें उस टाइम उसका टेम्परेचर रेगुलर करने के लिए वहाँ पे हीटर यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या है भी, जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम से हमारी जो कूलिंग है फैन चलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे में क्या है भी, ऐसा फैन वगैरह कुछ नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब नाल जिहड़ा वो चेंज होता है। सेकंड क्या है भी, सर्कुलेशन है जो उसकी जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, दूसरे में कम होगी। तो कूलिंग एक ये है भी, रेडिएटर है जो हम सबसे फ्रंट में यूज़ करते हैं। इसमें जो फोर्स सिस्टम होता है दूसरे में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है कॉस्टली होता है जो फोर्स सिस्टम है, दूसरा जो है कॉस्टली नहीं होता, मतलब चीपर सिस्टम होता है।
तो इसको नॉर्मली हमारे पास जो फोर्स कूलिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, गाड़ियों में देखा होगा आपने, लेकिन जो दूसरा सिस्टम है वो बहुत कम उनमें यूज़ करते हैं। जैसे टू व्हीलर हो गए, उसी में हम या या छोटा, जैसे छोटे ही हमारी गाड़ी होती है, या जैसे अपने ऑटो वगैरह देखे होंगे, तो उसमें इसी हिसाब से इंजन होता है, वहाँ पे रेडिएटर वगैरह कुछ नहीं होता। आगे होती है थर्मोस्टेट कूलिंग। थर्मोस्टेट कूलिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू लोअर सिलेंडर बैरल टेम्परेचर मे रिजल्ट इन corrosion damage due to the condensation of acid on the barrel valve. To avoid such as the situation, it is customary to use of thermostat to stop flow of coolant below the preset cylinder barrel temperature. Most modern cooling systems employ the thermostatic device which prevent the water in the engine jacket from circulating through the radiator for cooling until the temperature has reached the value suitable for एफिशिएंट इंजन ऑपरेशन। इसमें क्या है कि नॉर्मली जो हमारे पास पहले हम गाड़ियां यूज़ करते थे, तो वहाँ पे हमने रेडिएटर यूज़ होता था, तो वहाँ पे हम नॉर्मली वाटर यूज़ करते थे। तो सभी ने आप ये चीज़ देखी होगी, देखी है ना? हेलो। क्या बोला सर? जो नॉर्मली हमने पहले गाड़ियां आपने देखी होगी, तो वहाँ पे हम वाटर यूज़ करते थे रेडिएटर में कूलिंग के लिए, पता है ना? जी सर, जी सर। हाँ, लेकिन अब जो मॉडर्न गाड़ियां हमारे पास आ सर रही अभी हैं, बंद हो गया क्या सर? वो बंद सुन तो ले मेरे ही। अभी जो नॉर्मली हम गाड़ियां यूज़ करते हैं, वहाँ पे कूलेंट वाटर यूज़ करते हैं, उसका ग्रीन ग्रीन कलर होता है, देखिए वो कहीं। तो वहाँ पे हमें बार बार वो कूलेंट डालना नहीं पड़ता, वो एक बार डालने के बाद हमारा मोस्टली 1 साल निकल जाता है उसी के साथ। तो बहुत उसकी मतलब वेस्टेज बहुत कम होती जी है। सर, मैं ट्रैक्टर में देखा था सर। हाँ हाँ, तो अब वो चीज़ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम इंजन इंजन वगैरह में यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है। सेकंड पॉइंट होता है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड कूलिंग सिस्टम ऑल्सो शो द टिपिकल थर्मोस्टेट। इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्व विच आर मेड ऑफ द थिन कॉपर ट्यूब partially filled with the volatile liquid like either the uh, methyl alcohol. The volatile liquid change into the vapor in the correct working temperature, thus creating enough pressure to expand the below. The temperature at which the thermostat operates is set in the manufacturing and cannot be altered. The movement of the below operation main value of the ratio of temperature rise increasing the restricting the flow of water from the engine to the radiator. Means when the normal temperature of the engine has been reached, the value open circulation of water commences. When the unit is closed, the gas condense and the pressure fall. The below collapse and the thermostat sheets on its sheet of circulation around thermostat stop. When the thermostat valve is not open and the engine is running, the water being pumped rise in the pressure and cause the pressure relief वैल्यू टू ओपन। तो इसमें क्या है, नॉर्मली हमारे पास जो इन्होंने दिया हुआ है भी, क्या होता था जैसे हमारे पहले जो जहाँ पे वाटर कूलिंग के लिए हम यूज़ करते थे, तो वहाँ पे क्या था, अभी बहुत बार ऐसा होता था जब हमारी गाड़ी या उसमें ओवरलोडिंग के लिए हम वहाँ पे हो जाती थी गाड़ी, या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम उसे रन करते थे। तो वहाँ पे क्या था भी, हमारा इंजन है जो अगर ऐसा होता है ना गाड़ियों वगैरह में, पहले हम चेक करना पड़ता था भी हमारे उसमें वाटर है रेडिएटर में या नहीं है। तो अगर वो गलती से हमारे पास उसमें कूलेंट ना हो, तो हमारी गाड़ी गर्म हो जाती थी, वो सील हो जाती थी। लेकिन इसी चीज़ को गाड़ी कंपनीज ने न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, इतने ये पहले में इसका मेन वही चीज़ दी हुई है भी, जो हमारे जो अब क्या किया है, पहले बहुत बार आपका वाटर उसमें कम हो गया या उसकी वो ख़त्म हो गया, तो इंजन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था वहाँ पे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये अलग से जो कूलेंट वाटर यूज़ कर रहे हैं, कूलेंट यूज़ करने स्टार्ट कर दिया है। तो इसका क्या है भी, नॉर्मली हमारे जो इसमें हमें एक साइन जो हमारा जो जहाँ पे मीटर वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे साइन आ जाता है भी आपका जो कूलेंट है अब ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए हमें वो इस चीज़ का पता चल जाता है भी, हम पहले इसमें कूलेंट वगैरह डलवा लें ताकि हमारा जो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारा ज़्यादा उसका
अगर इंजन वगैरह सील होता है तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमें पहले ही पता चल जाए भी जो हमारी उसमें गाड़ी में कूलेंट कम है तो हम पहले उसमें डलवा लेते हैं, उसके बाद हम उस पर रनिंग वगैरह करते हैं। तो इसका मेन वही है भी, इसकी जो कूलेंट एफिशिएंसी है जो कूलेंट की वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू वाटर। अब ये आपको डायग्राम दी हुई है इसमें थर्मोस्टेट कंट्रोल कूलिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है, लोअर टैंक हो गया एक आपका। लोअर टैंक से क्या होगा, हमारा ड्रेन टैंक हो गया, जहाँ से हम उसको अगर बाहर निकालना चाहते हैं हमने उसे खाली करना है। उसके बाद हमने ऊपर लेके गए, आगे थर्मोस्टेट हो गया, अपर टैंक, आगे रेडिएटर लगा होता है, ओवरफ्लो पाइप। अगर हमारे पास ओवरफ्लो हो जाए, जो हमने वाटर वहाँ पे यूज़ किया ओवरफ्लो हो जाए, तो ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, सामने से एयर आ रही है, ये देखो फैन लगा हुआ है। तो फैन क्या है, फैन के जब वो चलेगा, स्टार्ट घूमेगा, रोटेट करवाएगा, तो वो हवा को सक करेगा अंदर की तरफ। तो उसके हाई प्रेशर के साथ सक होगी तो वहाँ पे कूलिंग उसकी ज़्यादा हो जाती है। वो बाईपास हो गया रेडिएटर से पहले ही, तो उसी के हिसाब से जो आगे कूलिंग होती रहती है। थर्मोस्टेट लगा हुआ है, थर्मोस्टेट का अपर टैंक हो गया, रेडिएटर हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें हम नॉर्मली थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल कूलिंग सिस्टम में हम देखते हैं। तो सेकंड है टिपिकल थर्मोस्टेट। इसमें इसमें क्या है, जैसे हमारे पास मेन वाल्व, आउट, प्रेशर रिलीफ वाल्व, बाईपास, बिलो, वाटर। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास होगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमारी जो जहाँ पे जो ये वाइट दिया हुआ है, इसमें क्या है भी, हमारा जो इस चीज़ को ठंडा करने के लिए हमने इसकी सराउंडिंग है वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर कैसे होगा, यूज़ कैसे करेंगे, जो सारी उसको टच करेगा बॉडी को। अगर जहाँ पे जैसे ये इन्होंने अलग अलग डायमीटर की पिन जैसे इन्होंने ब्लोअर दिए हुए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमने शो की है। तो इससे क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है तो वो इंक्रीज हो जाता है। इसी के हिसाब से हमारी जो कूलिंग है वो नॉर्मली बढ़िया हो जाती है। तो another method of warming up the radiator water up to the normal temperature is by the utilizing the shooter in the radiator in order to restrict the incoming air through the radiator till the engine warm up. Thereafter the shutter is opened gradually so that the desired rate of cooling is achieved. तो फोर्थ होता है प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग। प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग का क्या मीनिंग है, अभी जहाँ पे हमारे पास जो जैसे द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू मीडियम, द एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस एंड कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इन केस ऑफ रेडिएटर। इन ऑर्डर टू द रिड्यूस द साइज ऑफ रेडिएटर, द कूलिंग सिस्टम इज सील्ड फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड द सिस्टम इज अलाउड टू अंडर कंटेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। जब ये क्या है, अब ये डिपेंड, रेडिएटर डिपेंड करता है भी हमारा जो इंजन है उस पर क्या लोड है, क्या कितनी कहाँ पे हमने यूज़ किया। आज ये ना हो भी हमारा इंजन बहुत बड़ा हो, रेडिएटर हमने छोटा यूज़ किया हुआ है, तो वो जितना रेडिएटर हमारा छोटा होगा तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी उतनी कम होगी। तो इसी के हिसाब से अगर वो कूल नहीं करेगा तो हमारा इंजन है जो सील हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए भी, जो हमारा इंजन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उसमें रेडिएटर यूज़ करें। अगर उसकी लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से हम वहाँ पे रेडिएटर बरतें, ताकि हमारे जो प्रॉपर इंजन की कूलिंग हो सके। द कूलिंग system is sealed from the atmosphere and the system is allowed to under contain amount of pressure. Thus the advantage is taken of the fact that temperature of boiling water increase as the pressure on it the rise, the allow a greater heat transfer to occur in the radiator due to the large temperature differential in pressure cooling system moderate pressure say up to 2 bar of commonly used। तो इसमें क्या है, जैसे इन्होंने इसकी एग्जांपल दी है मेथड ऑफ प्रेशराइजिंग। प्रेशराइजिंग के कैसे कर सकते हैं हम, वाटर पंप यूज़ कर दिया, तो पंप यूज़ करेंगे तो जो सर्कुलेशन होगी हमारे वाटर जो रोटेट करेगा वहाँ पे, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होने से क्या होगा, अभी उसकी जो रोटेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से जब हमारी रोटेशन की हम स्पीड बढ़ा देंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली जो हमारी कूलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो मेथड ऑफ प्रेशराइजिंग का क्या है, इसमें इन्होंने क्या है, हमारे पास सिंपल पहले क्या था, नॉर्मल था, टैंक से लेके हमने वाटर लिया था उसी हिसाब से चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे वाटर पंप लगा दिया। वाटर पंप क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ वाटर को अंदर उसमें भेजेगा, तो उसी के हिसाब से वो आगे हमारी स्पीड उसकी अनक्रीज हो जाएगी, जो हम वाटर वहाँ पे कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो सर, सबसे पहले वाटर पंप से वहाँ पे गया, उसके आगे हमने प्रेशर ऑपरेटेड सर्व टू एक्यूलेट शटर हमारे पास लगा हुआ है, वैक्यूम वाल्व हो गया और सेफ्टी वाल्व हो गया, शूटर हो गया, जहाँ से हमारे उसमें मतलब जो हमारा जो रेडिएटर वहाँ पे लगा हुआ है उसके हिसाब से वो आगे कूलिंग कर सके। तो a cap is fitted on the radiator with two valve, safety valve which is loaded by the compression spring and vacuum valve। तो इसमें क्या है, अभी नॉर्मली हम वहाँ पे एयर भी यूज़ कर रहे हैं कूल करने के लिए वाटर को। तो जब हमारी जो उसमें पता चलता रहेगा भी हमारा जो कितना उसमें वाटर अभी फिल हुआ है या कितना हमारा खाली है, तो उसके हिसाब से अगर उसमें हमारा वो जो कूलेंट है वो कम हो गया, तो हमें पता चलता रहता है इसमें भी कितना हमारा वो हम इसमें और कूलेंट डाल सकते हैं। व्हेन द कूलेंट इज कोल्ड बोथ द वाल्व आर शट डाउन बट द इंजन वार्म अप ऑफ द कूलेंट टेम्परेचर राइज until it is contained present valve corresponding to the desired pressure. When the safety valve open, what if the coolant temperature fall during the engine operation of valve and will close again until the temperature again rise to the equivalent pressure valve। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो सेफ्टी वाल्व वहाँ पे लगा होता है। सेफ्टी वाल्व का पर्पज़ अभी अब हमें पता चला है, हमें अगर हमारे जो जहाँ पे हम वो हमारा जो वाटर हम वहाँ पे हमने टब में इकट्ठा किया है या टैंक को यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा वाटर का इंक्रीज़ हो जाए तो वहाँ पे सेफ्टी वाल्व क्या है भी उस चीज़ को कम करने के लिए ये ओपन हो जाता है, तो हमारी जो हीट है वो वहाँ से बाहर चली जाती है। When the engine is switched off and the coolant cooled down vacuum, we gain to form of the coolant system. But when the internal pressure fall below atmosphere, the vacuum valve is opened by the higher outside pressure and the coolant system of contain atmosphere pressure। अब जब हमारा इंजन बंद कर दिया हमने, इंजन बंद करने के बाद क्या है भी उसकी जो कूलेंट होनी बंद हो जाएगी, तो इसीलिए जो वाटर का हमारा जो वहाँ पे टेम्परेचर होगा, जब कूलेंट का हमारा टेम्परेचर होगा, उसको टेम्परेचर को हमें कूलेंट को ठंडा करने के लिए हमने जो वैक्यूम वाल्व लगाया हुआ है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से उसका जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है भी जो हमारा हमने वैक्यूम वाल्व वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे जो उसको वाटर के टेम्परेचर को है या कूलेंट के टेम्परेचर को है वो कम कर सके। A safety valve is incorporated in the filler cap so that if an attempt is made to unscrew it while the system is under pressure, the first movement of the cap of once relieve to pressure and thus prevent to emission of steam of blowing up of cap due to the higher internal pressure। अब सेफ्टी वाल्व में सेकंड इन्होंने क्या दिया है अभी, जो सेफ्टी वाल्व है, एक तो हमारे पास हो गया अभी हमारे टेम्परेचर के लिए, सेकंड क्या है अभी अगर हमारा जो वहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर हमारा बढ़ जाए, तो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उसका जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हाई प्रेशर होगा वो उससे बाहर चला जाएगा, तो इसी के हिसाब से वो उसकी जो रोटेशन है वो तो ऑटोमेटिकली चल ही रही है, क्योंकि हमने वाटर पंप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो वाटर पंप का क्या है अभी, वो हाई प्रेशर के साथ वहाँ पे हमारा जो वाटर होगा या कूलेंट होगा वो वहाँ पे रोटेट होता रहेगा। अब होता है एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड इंजन। एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड इंजन कूलिंग ओवर कन्वेंशनल थर्मोस्पेन कूलिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड इंजन कूलिंग ओवर कन्वेंशनल थर्मोस्पेन कूलिंग सिस्टम। First, effective and positive cooling of all pod local overheating ओवरहीटिंग इज अवॉइड। तो इसमें क्या है भी जो हमारी जो कूलिंग है, जैसे आप ये एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, इसमें क्या है भी देखो, हम सिर्फ कूलिंग किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो पिस्टन मूव कर रहा है सिर्फ उस पार्ट की, लेकिन हमारी जो हीट है वो तो बहुत जगह पे प्रोड्यूस होती है। तो उस चीज़ को भी जो
अलग अलग, जैसे नॉर्मली क्या है अभी पिस्टन हमारा सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, तो वहाँ पे उसको हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से तो इतनी जल्दी ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे जो और पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमारी जो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से कूल होती रहती है। तो इसीलिए हमें जो उसकी जो ओवर हीटिंग को अवॉइड करना चाहिए, ताकि अब अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने देख लिया अभी हमारा जो इंजन है, हमारा व्हीकल है वो गर्म हो रहा है, तो उसे 10 मिनट के लिए बंद कर दो। बंद करने के बाद क्या है भी वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से उसका टेम्परेचर है जो कम होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्या है, इट कैन टेक ओवरलोड इजीली बिकॉज ऑफ इंजन स्पीड इंक्रीज, द वाटर सर्कुलेशन आल्सो इंक्रीज एंड सेम इफेक्टिव कूलिंग कैन बी मेंटेन्ड एट ऑल द स्पीड। अब ये तो वही चीज़ होगी भी, जैसे जिस हिसाब से हम इंजन की स्पीड बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से हमारे इंजन की स्पीड होगी, उसी के हिसाब से हमारा जो वाटर है वो वहाँ पे रोटेट करेगा। क्योंकि जो हमारा जो हमने वाट पंप लगाया है तो वो तो रोटेट किसके साथ कर रहा है, जो हमारी जो इंजन शाफ्ट है, जो हमारी शाफ्ट लगी हुई है उसी के साथ हमने आगे इसको अटैच किया हुआ है, तो इसी के हिसाब से अब जो फ़ैन है, फ़ैन भी हमारा उसी के ऊपर अटैच किया हुआ है हमारे, तो जिस हिसाब से हमारी स्पीड बढ़ेगी उसी के हिसाब से हमारी जो कूलिंग है वो कूलिंग स्पीड भी हमारी बढ़ती जाएगी। थर्ड होता है द इन थर्मोस्टेट सिस्टम, द रेडिएटर should be kept cool above the engine to provide a height for natural circulation. There is no such requirement of pressurized forced pump system। लेकिन जो थर्मोस्टेट सिस्टम होता है इसमें क्या है भी, जो हमारा नेचुरल फ्लो होता है तो उसी के हिसाब से हमारी कूलिंग होती है। वहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स्ड पंप वगैरह सिस्टम है जो वो यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए हमारा इसमें जो है जो कूलिंग जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। वो बहुत टाइम में हमारे जो हम वो वहाँ पे इंजन वगैरह है उसको कूल करती है। फिर फोर्थ पॉइंट है, विद प्रेशराइज सिस्टम द कूलेंट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड हायर, दस रिड्यूस क्रोजन। तो इसमें क्या है जो हमारा ये भी जो पॉइंट है, इसमें क्या है भी जो हमारा कूलेंट टेम्परेचर है, अगर हम जिस हिसाब से हमारी स्पीड इंक्रीज हुई उसी के हिसाब से हमारा जो कूलेंट की स्पीड भी हमारी इंक्रीज होगी, तो वो क्या करता है अभी उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है, ताकि हमारे जो इंजन की हाई टेम्परेचर उसमें टेम्परेचर वगैरह जो इंक्रीज ना हो। तो इससे इससे क्या होगा, जो क्रूजन वगैरह वो भी हमारा जो रिड्यूस हो जाता है। इसमें स्मॉलर कूलेंट buses can be used, this reduce weight and work of engine। अब जो हमारा जो इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी भी, जो जो हमारे पास छोटा इंजन है तो वहाँ पे हमने क्या किया, एयर कूलेंट सिस्टम यूज़ कर लिया। तो एयर कूलिंग सिस्टम से क्या होगा, हमारा जो उसका जो वेट वगैरह कम हो जाएगा, इंजन छोटा होगा, उसके जो हमने सिलेंडर यूज़ कर रहे थे वहाँ भी हमने फिन लगा दिए। फैन लगाने से क्या, तो ये है कि हमारा स्मॉल स्मॉल कूलिंग सिस्टम है, ये हम स्मॉल इंजन में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हम बोले भी हम जो ट्रक वगैरह पे जब बड़े इंजन होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम उसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के हिसाब से हम इंजन को कूल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो लोड वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम उसे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। नो लॉस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। आगे होता है एवेपोरेटिव कूलिंग। वो पता चल गया जी कुछ यस सर। लग गया पता। हेलो, यस सर बिल्कुल। तो एक होती है हमारे पास एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। एवेपोरेट का मीनिंग क्या होता है, अब इसमें हीट क्या को है। ऑब्जर्व करना सब। बोलो। सर एवोपरेटर कूलिंग में जो हीट ऑब्जर्व करता है सर उसको कूलिंग करता है। जी मैं बताता हूँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये उसमें सिस्टम जो क्या है। वेपर हाँ हाँ, अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा जो बड़े इंजन होते हैं वहाँ पे क्या है भी, हमारी जो उसकी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम
टेम्परेचर का जो वाटर है किस पॉइंट पे जाके बॉयल होना स्टार्ट होगा, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ पे कूलिंग का जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो इस डायग्राम में दिया हुआ है। In this system, also called steam or vapor cooling, the temperature of the cooling water is allowed to reach the temperature of 1 degree centigrade. This method of cooling utilizes the high latent heat of vaporization of water to obtain cooling with minimum of water. Show system. The cooling circuit is that coolant is always liquid. What the steam formed is flashed off of the separate vessel. This make up water so form the sandbag of cooling. तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हमारा जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं या कूलेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो वेपोराइज फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब उसका टेम्परेचर आगे कम हो गया, कम होने के बाद उस वो बाद में फिर कूल होने के बाद दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाता है, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहले देखो पंप लगा हुआ, वाटर टैंक हो गया, पंप हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, तो उसके ऊपर रेडिएटर लगा हुआ है। रेडिएटर के हिसाब से जो हमारा वाटर है ऊपर नीचे रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के बाद वहीं पे वापस दोबारा टैंक में चला जाता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं लिक्विड कूलिंग के? एडवांटेज, कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफ इंजन विद स्मॉलर फ्रंटल एरिया इज पॉसिबल। सेकंड क्या है, द फ्यूल consumption of high compression liquid cooled engine is rather lower than for air cooled one। तो इसमें क्या है भी, जो एक तो हमारा डिज़ाइन सिंपल होता है, जो हम लिक्विड कूलिंग के करते हैं, तो फ्यूल कंजप्शन हमारी जो फॉर हाई कंप्रेशन लिक्विड कूलिंग इंजन इज रेदर देन, इससे क्या है भी हमारी जो एयर कूलिंग के कंपैरिजन जो वाटर कूलिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिवली है, तो हमारा इंजन की परफॉर्मेंस है जो उसके कंपैरिजन वहाँ पे बढ़िया रहती है। थर्ड होता है मोर इवन कूलिंग ऑफ सिलेंडर बैरल एंड हेड ड्यू टू जैक्टिंग मेक इट इजियर टू रिड्यूस द सिलेंडर हेड एंड वाल्व सेटिंग टेम्परेचर। तो इसमें क्या है भी, जो हमारा सिलेंडर हेड है, तो सिलेंडर हेड के टेम्परेचर को वहाँ को रिड्यूस करने के लिए तो हम कोई वाटर जैकेट वगैरह यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए वो जो ऊपर वाला उसका पोर्शन होता है हमारे इंजन का, जहाँ पे पिस्टन मूव करता है सिलेंडर का, तो वो इजीली एयर के हिसाब से होता है। तो हम उसको नीचे से जब कूलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ वाटर कूलिंग इंजन इंस्टॉलेशन इज नॉट नेसेसरी at the front of mobile vehicle aircraft, as the cooling system can be conventionally located wherever required, there is not possible in case of air cooled engine। तो इसमें क्या है भी, जैसे जो वाटर कूलिंग के सिस्टम है, अब जो वाटर कूलिंग है तो वहाँ पे उसके लिए हमें एक स्पेस तो चाहिए, रेडिएटर लगवाना है हमने, उसमें फ़ैन वगैरह लगेगा, तो इसीलिए जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो नॉर्मली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेस वगैरह कम होती है। द साइज ऑफ इंजन डज नॉट इन्वॉल्व सीरियस प्रॉब्लम एज फॉर द डिज़ाइन ऑफ कूलिंग सिस्टम इज कंसर्न। तो वही चीज़ है भी, जो हमारा साइज है इंजन का वो उसी पे डिपेंड करेगा भी हम कौन सी वहाँ पे कूलिंग चूज़ करें, कौन के प्रोसीजर से हिसाब से हम वहाँ पे काम करें। क्योंकि अगर हमारा इंजन छोटा है तो वहाँ पे हम वाटर कूलिंग वगैरह कम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारा नॉर्मली ये होता है भी हम उसे एयर के साथ ही कूल करके आगे प्रोसेस को चला सके, ताकि हमारा जो उसका साइज भी छोटा रहे, उसका वेट भी कम रहे। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ वाटर कूल्ड इंजन इज हायर देन दैट ऑफ एयर कूल्ड इंजन। तो एफिशिएंसी है जो, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो वाटर कूलिंग की ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एयर कूल्ड इंजन। डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज डिपेंडेंट सिस्टम इन विच सप्लाई ऑफ वाटर फॉर सर्कुलेशन इन द जैकेट इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए क्या है भी, जो हमारी जो मेन जो सिस्टम डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है वाटर की सर्कुलेशन पे। तो अगर हमारी सर्कुलेशन बंद हो जाएगी तो हमारी जो कूलिंग है वो होनी बंद हो जाएगी। पावर एब्जॉर्ब्ड बाय पंप और वाटर सर्कुलेशन इज कंसिडरेबली हायर देन दैट